देखो भाई, आज का हमारा टॉपिक है लॉन्चिंग व्हीकल यानी प्रक्षेपण यान। जब इसरो अंतरिक्ष में कोई भी उपग्रह को स्थापित करता है तो जिन रॉकेट से स्थापित करता है उनको लॉन्चिंग व्हीकल कहते हैं। ठीक है। इसके अब तक जितने भी हैं, जो रिटायर हो चुके हैं वो भी, जो ऑपरेशनल है वो भी, और जो अंडर डेवलपमेंट है वो भी, तीनों के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला देखते हैं हम। सबसे पहले देखते हैं कि जो रॉकेट है ये मुख्य रूप से दो प्रकार के, एक साउंडिंग रॉकेट है, एक लॉन्चिंग रॉकेट या लॉन्चिंग व्हीकल है। साउंडिंग रॉकेट क्या है? तेज आवाज करके जाएंगे, तेज साउंड करके जाते हैं, इसलिए इनको क्या कह रहे हैं? साउंडिंग रॉकेट। इनका काम क्या है? देखो, मुख्य रूप से एक या दो चरणीय ठोस प्रणोदक रॉकेट होते हैं, या तो सिंगल स्टेज के होंगे या डबल स्टेज के होंगे। और इनमें जो फ्यूल प्रयोग किया जाता है, यहाँ रॉकेट में फ्यूल अपन प्रयोग नहीं करते हैं, प्रणोदक करते हैं। क्या? प्रणोदक, जिसको प्रपल्सन कहते हैं। ठीक है, क्योंकि थ्रस्ट पैदा करते हैं। क्या करते हैं? थ्रस्ट। तो सिंगल स्टेज या डबल स्टेज होते हैं। और ये क्या होते हैं? ठोस प्रणोदक। इनमें जो फ्यूल यूज किया जाता है, प्रणोदक यूज किया जाता है, वो सॉलिड होता है, ठोस होता है। जैसे डीजल, पेट्रोल वगैरह, ये क्या है? लिक्विड। और इसमें क्या यूज हो रहा है? ठोस। और ठोस में क्या यूज होगा? HTPB। अरे समझ रहे हो क्या? आगे देखिए, इनका उपयोग ऊपरी वायुमंडल के अन्वेषण या अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए किया जाता है। जो हमारा वायुमंडल है, एक तो वो है जो क्षोभ मंडल वाला है। ठीक है, इसके ऊपर समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल, और उसके बाद बाह्य मंडल। तो जो ऊपरी वायुमंडल की परत है, उनका अनुसंधान और अन्वेषण करने के लिए इन रॉकेट का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? अब देखिए, प्रथम साउंडिंग रॉकेट कौन सी थी? प्रथम थी, हमने रशिया से ली थी, USSR से, जिसका नाम था M100। क्या नाम था? ये सीधा सीधा ध्यान रखना, प्रीलिम्स टाइप का क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम साउंडिंग रॉकेट कौन सी थी? M100, जो हमने रशिया से ली थी एक्सपेरिमेंट करने के लिए। ठीक है, भारत ने अभी, इसरो ने डेवलप नहीं करी थी। एक फ्रांस से ली थी, जिसको हम सेंटोर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंटोर। ये दो हमने यूज करी है एक्सपेरिमेंट के लिए। 21 नवंबर 1963 को इस प्रथम वाली को छोड़ा गया, M100 को। ठीक है, और कहाँ से छोड़ा गया? थुम्बा से। थुम्बा में थर्ल है, TERLS, थर्ल्स। ये क्या है? थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग व्हीकल या रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। ठीक है, यहाँ से छोड़ा गया। ये कहाँ है? केरल के पास तिरुवनंतपुरम। देखो, एक पहले रियासत थी त्रावणकोर, ब्रिटिश काल में एक रियासत थी। क्या? त्रावणकोर। फिर उसका नाम हो गया त्रिवेंद्रम। क्या नाम हो गया? तो फिर बाद में नाम हो गया तिरुवनंतपुरम। तो तिरुवनंतपुरम का पुराना नाम त्रिवेंद्रम था, उससे पुराना नाम क्या है? त्रावणकोर। ये केरल में स्थित है, एक जिला है। तो वहां पर थुम्बा में, तिरुवनंतपुरम जिले में थुम्बा एक स्थान है, वहां ये थर्ल है। ठीक है, अब देखिए, इसके बाद इसरो ने खुद डेवलप करी। तो प्रथम स्वदेशी साउंडिंग रॉकेट कौन सी है? RSR, रोहिणी साउंडिंग रॉकेट। इसकी फुल फॉर्म क्या है? रोहिणी साउंडिंग रॉकेट। ठीक है, रोहिणी सैटेलाइट भी है और रोहिणी साउंडिंग रॉकेट भी है। 1975 में इसको छोड़ा गया है। इस रोहिणी साउंडिंग रॉकेट का नाम RH-75 भी है। RH का मतलब है रोहिणी, और 1975 में छोड़ा गया तो 75। इतना क्लियर है? वर्तमान में संचालित साउंडिंग रॉकेट कौन कौन सी हैं? देखो, RH-200 है, RH-300 MK2, RH-500 560 MK3। ये तीन हैं जो चालू है और बाकी की बंद। इतना क्लियर है? साउंडिंग रॉकेट में सिर्फ इतना ही पढ़ना है। ये तो आपको प्रीलिम्स से पूछ ले, प्रथम कौन सा है और प्रथम इंडिजीनियस कौन सा है? RSR, रोहिणी साउंडिंग रॉकेट। RH-75 भी कहते हैं,
क्लियर। और वर्तमान में कौन कौन से हैं, ये वाले हैं। अब मेन मुद्दा था लॉन्चिंग व्हीकल का, ठीक है भाई। दोनों को रॉकेट कहते हैं, लेकिन वो साउंडिंग रॉकेट है और ये लॉन्चिंग व्हीकल है। वो किसी भी उपग्रह को प्रक्षेपित नहीं करते हैं, उसके अंदर ही क्या होते हैं, सेंसर वगैरह जो भी एक्सपेरिमेंटल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो उसी के अंदर होते हैं, ठीक है। लेकिन ये उपग्रह को प्रक्षेपित करके आता है, क्लियर। अब आगे देखिए, देखो लॉन्चिंग व्हीकल है, इसरो के पास 3 तरह के हैं। पहले है एक्सपेरिमेंटल फेज में थे, यानी अब रिटायर हो चुके हैं। शुरू में इसरो ने एक्सपेरिमेंट करने के लिए बनाए थे। इसमें एक तो है SLV-3, इसको सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल 3 भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल 3। फिर इसके बाद बनाया ASLV, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, यानी SLV-3 को थोड़ा और संवर्धित करके, थोड़ा और मॉडिफाई और पावरफुल बनाकर क्या बना दिया गया था, ASLV। ऑगमेंटेड का मतलब होता है संवर्धित, ठीक है। तो संवर्धित सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल या संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान, क्लियर। अब अंडर यूजेज कौन कौन से है, वर्तमान में कौन कौन से यूज किए जा रहे हैं इसरो के द्वारा। एक तो है PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। एक है GSLV MK2। देखो GSLV है, MK फर्स्ट वो हटा दिया, अब उसको और ज्यादा डेवलप करके क्या कर दिया, MK सेकंड। MK फर्स्ट में जो क्रायोजेनिक इंजन यूज होता था वो रशिया से इंपोर्ट किया गया था, ठीक है। लेकिन MK2 में क्या है, खुद का है, इंडिजीनियस है, इसरो ने खुद बनाया है। ये क्रायोजेनिक इंजन क्या है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। एक GSLV MK3 है, जिसको LVM-3 भी कहते हैं। ये इनकी फुल फॉर्म भी देखेंगे अपन, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। LVM का मतलब है लॉन्चिंग व्हीकल मार्क 3, ठीक है। एक है SSLV, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के हैं जो अंडर यूजेज हैं वर्तमान में। अंडर डेवलपमेंट कौन कौन से हैं, HRLV, ये तो कौन सा है, HRLV, ह्यूमन रेटेड लॉन्चिंग व्हीकल। इसको ह्यूमन रेटेड LVM-3 भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ह्यूमन रेटेड LVM-3। गगनयान मिशन का नाम सुना है, उस गगनयान मिशन में 3 दिन के लिए 3 एस्ट्रोनॉट्स को, देखो एक शब्द है एस्ट्रोनॉट्स। अभी शुभांशु शुक्ला है, वो जाएंगे अंतरिक्ष में, तो अमेरिका में एस्ट्रोनॉट्स कहते हैं और यूरोप में भी एस्ट्रोनॉट्स कहते हैं। भारत में कहते हैं क्या, व्योमनॉट। एक पहले सीरियल आता था कैप्टन व्योम के नाम से, देखा है कभी टीवी पे, जिस समय शक्तिमान आता था ना, उस समय, मतलब तुम लोगों का जन्म नहीं हुआ होगा, कुछ का हो गया होगा। ऐसे ही चाइना में टाइकोनॉट कहते हैं। क्या कहते हैं, टाइकोनॉट। और रशिया में कोस्मोनॉट कहते हैं। किसको, अंतरिक्ष यात्री को। किसको, ध्यान से समझना, अंतरिक्ष यात्री को क्या क्या कहते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज में तो क्या करें, एस्ट्रोनॉट, ठीक है। भारत में व्योमनॉट, चाइना में टाइकोनॉट और रशिया में कोस्मोनॉट। लेकिन हम जनरली वर्ल्ड वाइड देखिए तो एस्ट्रोनॉट शब्द ही यूज करते हैं, क्लियर है, ठीक है। तो उनको ले जाएंगे गगनयान मिशन में, इसी का प्रयोग किया जाएगा। 3 दिन के लिए 3 अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाएंगे लियो में, लो अर्थ ऑर्बिट में 400 किलोमीटर ऊपर। 3 दिन रहने के बाद उनको वापस लाया जाएगा। एक है RLV-TD, रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल टेक्नोलॉजी डिमोन्स्ट्रेटर, यानी कि रीयूजेबल, पुनः प्रयोज्य, दोबारा यूज करने योग्य लॉन्चिंग व्हीकल प्रक्षेपण यान। टेक्नोलॉजी डिमोन्स्ट्रेटर का मतलब क्या है, तकनीकी या प्रौद्योगिकी प्रदर्शक। अभी इस तकनीकी का प्रयोग ही किया जा रहा है, अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई है। अब तक हम जो सैटेलाइट छोड़ते हैं अंतरिक्ष में, वो सैटेलाइट जो रॉकेट जाती हैं, लॉन्चिंग व्हीकल जाते हैं, वो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वो खुद के इंजन तो नष्ट हो जाते हैं। फर्स्ट स्टेज जली, इंजन चला, फ्यूल खत्म हुआ, नष्ट होके हट जाएगा। सेकंड स्टेज नष्ट होके हट जाएगा, थर्ड स्टेज नष्ट होके हट जाएगा। लास्ट में सैटेलाइट को लॉन्च कर देंगे
और बाकी रॉकेट खत्म। क्लियर। अब ये क्या कर रहे हैं इसरो में कि भाई हम ऐसा एक स्पेस शटल बनाते हैं तो सैटेलाइट को लॉन्च करते खुद वापस आ जाए, ताकि हम उसको बार बार यूज कर सके। अब बार बार यूज होगा तो कॉस्ट इफेक्टिव होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो इसलिए इसके ऊपर अभी काम चल रहा है। एक स्क्रैमजेट टीडी है, ठीक है। आगे देखते हैं। देखो सबसे पहले SLV-3 सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल 3, ठीक है। अब इसको हिंदी में क्या करें, उपग्रह प्रक्षेपण यान 3, ठीक। अब इसके बारे में देखो भाई थोड़ा थोड़ा। भारत का प्रथम प्रायोगिक उपग्रह प्रक्षेपण यान है, प्रायोगिक यानी कि एक्सपेरिमेंटल, फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल लॉन्चिंग व्हीकल है ये। पहले तो पर्सन ये ध्यान रखना प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, यदि सीधा सीधा पूछ ले कि भारत का प्रथम एक्सपेरिमेंटल लॉन्चिंग व्हीकल कौन सा है, SLV-3, कई बार एग्जाम्स में आ चुका है, ठीक है। इसमें जो फ्यूल प्रयोग किया जाता है वो ठोस फ्यूल किया जाता है, सॉलिड, HTPB। HTPB क्या है, हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन। ये फुल फॉर्म ध्यान रखनी है आपको, HTPB की फुल फॉर्म क्या है, हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन। क्लियर है। इसमें 4 स्टेज होती है, चरण कितने हैं, 4। वजन है 17 टन, वजन कितना था, 17 टन। ऊंचाई थी 22 मीटर, कितनी, 22 मीटर। पेलोड कितना ले जा सकता था ये, 40 किलोमीटर। यानी कि इसमें सैटेलाइट कितने वजन का भेज सकते थे, 40 किलोग्राम, इससे ज्यादा नहीं। क्लियर। कौन सी कक्षा में सैटेलाइट छोड़ता था, लो अर्थ ऑर्बिट, निम्न भू कक्षा। कौन सी, निम्न भू कक्षा, लो अर्थ ऑर्बिट, जो कहां से कहां तक होती है, लगभग 160 से और लगभग 2000 किलोमीटर तक होती है ये, ठीक है। 160 से 2000 किलोमीटर तक होती है। तो ऊंचाई के आधार पर मैंने बताई थी लियो, नियो, हियो, लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट और हाई अर्थ ऑर्बिट। क्लियर है। फिर प्रथम सफल प्रक्षेपण इसका कब किया गया था, 18 जुलाई 1980। ये डेट ध्यान रखनी है आपको, क्यों, क्योंकि इसरो का प्रथम था ये, ठीक है। SLV-3ER जो सफल हुआ था उसका नाम क्या था, SLV-3ER। स्थान कौन सा था भाई, सार, श्रीहरिकोटा हाई एल्टीट्यूड रेंज। क्या था, श्रीहरिकोटा हाई एल्टीट्यूड रेंज। इस सार को वर्तमान में SDSC कहते हैं, सतीश धवन स्पेस सेंटर। क्या नाम है, सतीश धवन स्पेस सेंटर। ये ध्यान रखना है। आंध्र प्रदेश के तट के पास एक द्वीप है, उस द्वीप का नाम है श्रीहरिकोटा द्वीप, जो इसरो का क्या है, एक लॉन्चिंग पैड है। क्या है, लॉन्चिंग पैड। पहले इसका नाम था SHAR, श्रीहरिकोटा हाई एल्टीट्यूड रेंज। अब इसका नाम कर दिया गया है महान अंतरिक्ष वैज्ञानिक सतीश धवन के नाम के ऊपर, SDSC, सतीश धवन स्पेस सेंटर। क्लियर है बात। इसमें कौन सा उपग्रह छोड़ा गया था, SLV-3ER में रोहिणी RS-1। ये भी ध्यान रखना आपको। इससे पहले एक असफल परीक्षण हो चुका था, वो कौन सा था, 10 अगस्त 1979 को SLV-3E1। ये E2 था, ये कौन सा है, E1। अरे क्लियर है, ठीक है। इसमें RTP रोहिणी टेक्नोलॉजी पेलोड ये छोड़ा गया था, लेकिन ये जो लॉन्च है ये असफल हो गया था, अनसक्सेसफुल था। इसे अगले वाला क्या था, सक्सेसफुल। ठीक है। अब देखिए इसकी फोटो, ये आपको दिख रहा है, देखो ये तो बूस्टर्स होते हैं नीचे, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेज है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। क्लियर है। ये जो आपको दिख रहा है ना, इसमें रखते हैं पेलोड, उपग्रह वगैरह जो छोड़ते हैं वो इसमें रखते हैं। जैसे जैसे ये रॉकेट उड़ते हैं लॉन्चिंग व्हीकल, तो सबसे पहले थ्रस्ट पैदा होगा यहाँ से,
फिर ये हट जाएगा, फिर फर्स्ट इंजन चालू हो जाएगा, इंजन चालू हो गया, थोड़ी ऊपर जाएगा फर्स्ट इंजन भी हट जाएगा, फ्यूल खत्म हो जाएगा, फिर और ऊपर जाएगा सेकंड इंजन भी खत्म हट जाएगा, फिर और ऊपर जाएगा थर्ड भी हट जाएगा। लास्ट में सैटेलाइट को कक्षा में क्या करते हैं, स्थापित। तब लास्ट में थ्रस्ट देने के लिए लास्ट स्टेज होती है, किसी में 4 है किसी में 3 है। जैसे SLV में, PSLV में, इनमें 4 स्टेज हैं, GSLV में 3 स्टेज। क्लियर है? आगे देखते हैं भाई, ASLV ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। ये क्या है देखो, संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान, यानी उसी SLV-3 को थोड़ा सा और मॉडिफाई करके, थोड़ा सा और विकसित करके और ASLV बना दिया गया। इसमें फ्यूल कौन सा प्रयोग होता है, HTPB। कितने चरण है, 5। वजन कितना है, 40 टन। ऊंचाई कितनी है, 24 मीटर। पेलोड 150 किलोग्राम तक के उपग्रह ये कक्षा में स्थापित कर सकता है, 150 किलोग्राम तक के। कौन सी कक्षा में स्थापित करेगा, निम्न भू कक्षा, लियो, लो अर्थ ऑर्बिट। क्लियर है इतनी बात? अब आप कहोगे सर ये कहाँ काम आएंगे। बेटा यदि मैथ्स में प्रश्न आ जाए कि SLV और ASLV में अंतर बताइए, तो आपको दोनों का लिखना पड़ेगा। फिर क्या लिखोगे, यही चीजें लिखोगे। क्लियर है? ठीक है। इसका प्रथम असफल प्रक्षेपण कब किया गया था, ASLV D1 था, उसका नाम 24 मार्च 1987 को उपग्रह छोड़ा था SROS, SROSS-1। लेकिन ये क्या हो गया था, असफल हो गया था। ठीक है। फिर प्रथम सफल प्रक्षेपण किया गया था ASLV D3, ये D1 था, फिर D3 के बाद फिर D2 छोड़ा गया था बाद में। ठीक है। 20 मई 1992 में SROS-C नाम का सैटेलाइट इससे छोड़ा गया था। ये कौन सा था, SROS फर्स्ट और ये SROS-C। इतना समझ गए क्या? बस ये सीधा सीधा ध्यान रखना है। आपसे पूछे कि भाई ASLV का प्रथम सफल परीक्षण कौन सा था, तो ऐसे ऑप्शन मिलेंगे आपको, ASLV D1, ASLV D2, ASLV D3, ASLV D4, ऐसे ऑप्शन मिलेंगे। तो कौन सा है, तो आपका दिमाग कहाँ जाएगा, सीधा सीधा D1 पे। भाई ये तो D2 पे तो जब जाएगा ना, जब आपको ये पता होगा कि D1 असफल था, सीधा सीधा ध्यान कहाँ जाएगा, D1 पे। लेकिन वो गलत है। फिर आपको ये भी पता हो कि भाई ये असफल था, तो D2 पे जाएगा, लेकिन कौन सा था, D3। क्लियर, समझ गए होंगे। ये देखिए, अब इसमें थोड़े से हैवी सैटेलाइट छोड़ते थे तो थोड़ा सा बूस्टर लगाने लग गए। क्या लगाने लगे, बूस्टर। ठीक है। फिर वही क्या है, कितनी स्टेज है, 5, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 और 5। क्लियर है? सबसे पहले बूस्टर चलेंगे, फिर ये ऊपर उठेगा, फिर फर्स्ट स्टेज ये अलग हो जाएंगे दोनों, फिर पहला इंजन चलेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। कहाँ पे? ठीक है, इतना समझ गए, कोई दिक्कत? ये देखो, जब तक आप सीक्वेंस से नहीं पढ़ोगे जब तक टिपिकल लगते हैं। ये टेक्नोलॉजी की साइंस तो आपने बचपन से पढ़ी है, लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ी है। ठीक है ना, अखबार में भी आती है या न्यूज में भी आती है, आप इतना ध्यान नहीं देते। आप ऐसे सोचते हो कि मेरे को कौन सा साइंटिस्ट बनना है, RAS बनना है, बस। RAS के कहाँ काम आएंगे, लेकिन सिलेबस में है डिफेंस ट्रैक, स्पेस ट्रैक। आगे देखते हैं PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। देखो PSLV क्या है, ध्रुवीय, पोलर का मतलब क्या है, ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान। कई बार इसकी फुल फॉर्म ही पूछ लेता है प्रीलिम्स में, PSLV की फुल फॉर्म बताइए, तो क्या बताओगे, ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान। भारत का तीसरी पीढ़ी का प्रक्षेपण यान है। देखो, फर्स्ट जनरेशन के कौन सा था, SLV। सेकेंड जनरेशन का कौन सा है,
ASLV। और थर्ड जनरेशन का कौन सा है? PSLV। और फोर्थ जनरेशन का कौन सा हो जाएगा? GSLV। कौन सा? GSLV। अरे क्लियर है क्या? फिर फिफ्थ जनरेशन का कौन सा हो जाएगा? GSLV MK3। और इसी को हम LVM3 भी कह रहे हैं। इसको क्या कह रहे हैं? LVM3, लॉन्चिंग व्हीकल मार्क 3। अरे समझो, MK का मतलब है मार्क, ठीक है। अब आगे देखिए, प्रथम भारतीय प्रक्षेपण यान जिसमें तरल ईंधन का प्रयोग किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। बस सॉलिड तो था ही, एक स्टेज सॉलिड की, एक लिक्विड की, एक स्टेज सॉलिड की, एक लिक्विड की। तो पहला सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है जिसमें सॉलिड के अलावा भी लिक्विड फ्यूल का प्रयोग किया गया था, ठीक है। अब इसमें जो फ्यूल प्रयोग किया जाता है सॉलिड के रूप में, तो क्या किया जाता है? फर्स्ट और थर्ड स्टेज में। और लिक्विड कहाँ किया जाता है? सेकंड और फोर्थ स्टेज में। यानी पहली और तीसरी स्टेज में तो सॉलिड, और दूसरी और चौथी स्टेज में लिक्विड। क्लियर? अब देखो, ये अपना PSLV है मान लीजिए, ठीक है। PSLV पहली स्टेज में है सॉलिड, HTPV अभी बताया था। जहां जहां सॉलिड आए, चाहे SLV में हो, चाहे वो ASLV में हो, PSLV में हो, GSLV में हो, HTPV ही प्रयोग किया जाता है। कौन सा? हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन। क्लियर? दूसरी स्टेज में है लिक्विड, UDMH, अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्रोजन, UDMH, ठीक है। सिर्फ इतना ध्यान रखना, डाइमिथाइल हाइड्रोजन, ठीक है। अब UDMH की जगह यदि DMH आ जाए तो भी कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। फिर तीसरी स्टेज में वापस HTPV, और चौथी स्टेज में MMH। यहां डाई था, यहां मोनो है, बस इतना ही अंतर है, मोनोमिथाइल हाइड्रोजन। क्लियर है क्या? ठीक है। अब देखो, लिक्विड जो इंजन था, लिक्विड, यहां लिक्विड फ्यूल को जलाने के लिए एक इंजन लगाया गया, और वो इंजन है, उस इंजन का नाम है विकास इंजन। क्या नाम है? विकास इंजन। विकास इंजन विक्रम अंबालाल साराभाई। विक्रम साराभाई का नाम सुना होगा। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर बेंगलुरु, सुना है? तो उनका पूरा नाम है विक्रम अंबालाल साराभाई। अरे क्लियर है? उसी की शॉर्ट फॉर्म बना के क्या कर दिया? विकास। तो आपसे पूछे कि PSLV में प्रयोग होने वाले विकास इंजन का नाम किस प्रसिद्ध स्पेस साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है? विक्रम अंबालाल साराभाई। क्लियर चीज? ठीक है, आगे देखते हैं। फिर यहां क्या है? देखो, सैटेलाइट रख देते हैं, इसको बोलते हैं पेलोड। यदि मिसाइल में कोई बॉम्ब वगैरह रखते हैं तो मिसाइल का पेलोड है। रॉकेट में या लॉन्चिंग व्हीकल में कोई उपग्रह रखते हैं तो वो उसका पेलोड है। कोई स्पेस शटल में जहां अंतरिक्ष यात्री जाते हैं वहां अंतरिक्ष यात्री को बैठा देते हैं तो उसका पेलोड है। क्लियर है? भाई कितना वजन है वो ये उठा सकते हैं, उसके आधार पर ये होते हैं। आगे देखते हैं। देखो, इसमें स्टेज कितनी है? 4 स्टेज। कितनी है? 4, 2 सॉलिड और 2 लिक्विड। क्लियर है? वजन कितना है? 320 टन। टोटल रॉकेट का कितना है? 320 टन। इस वजन को बोलते हैं लिफ्ट ऑफ मास। यानी कि देखो, धरातल से जैसे जैसे ऊपर जाएगा ना, तो धरातल से ऊपर उठते समय वजन कितना है उसका है। क्लियर है? अब आप कहोगे भाई अगर पृथ्वी की ग्रेविटी से बाहर चला गया तो फिर वजन कहाँ से आएगा? तो लिफ्ट ऑफ मास ही यूज किया जाता है। जैसे जैसे वायुमंडल के ऊपर जाते हैं तो क्या हो जाता है? ग्रेविटी कम होती जाती है। तो ग्रेविटी कम हो जाती है तो मास, अरे समझ रहे क्या? वेट कम, मास उतना ही रहता है। मास द्रव्यमान कहीं चेंज नहीं होता है, ठीक है। अब आपका वजन है
तो आपका मास और प्लस क्या है, ग्रेविटी, तब मिला के जाके वेट बनता होगा। क्लियर है? ठीक है। अब ऐसा सुना होगा ना कि आपके वजन का मात्र 1/6 भाग ही चंद्रमा पे होता है। यदि आप यहाँ 60 किलो के हो तो चंद्रमा पे 10 किलो के हो। ठीक है। फिर इसमें इसकी ऊंचाई कितनी है टोटल, 44 मीटर। ठीक है। अभी दिखता ही छोटा है, 44 मीटर होता कितना है, बहुत लंबा होता है। ठीक है। आपकी ये टेबल है, ये 1 सवा मीटर की होती है, अब 44 लगा लो इसे। फिर इसमें पेलोड देखो, एसएसपीओ में सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में 1750 किलोग्राम तक का उपग्रह ये स्थापित कर सकता है, और जीटीओ में जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में कितना कर सकता है, 1425 किलो। क्लियर है? ये जो ऑर्बिट है ये मैंने आपको पहले बता दी। कक्षा कौन कौन सी कक्षा में छोड़ता है, एसएसपीओ में भी छोड़ता है, सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में, और जीटीओ में भी छोड़ता है, जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में। क्लियर? इसके वेरिएंट्स 4 हैं, 4 प्रकार हैं इसके। क्या है? 4 प्रकार। जैसे गाड़ियों के प्रकार नहीं आते ना, कि शिफ्ट वीडीआई डीएलएक्स आता है ना, हाँ ऐसे इस टाइप के वेरिएंट्स। 4 वेरिएंट्स हैं। पीएसएलवी सीए, सीए का मतलब है कोर अलोन। क्या है? कोर अलोन। ठीक है। पीएसएलवी डीएल, डीएल का मतलब है ड्यूल लॉन्च। क्या है? ड्यूल लॉन्च। पीएसएलवी क्यूएल, क्विक लॉन्च। क्यूएल का मतलब क्या है? क्विक लॉन्च। देखो आरपीसी का ट्रेंड रहा है, जहां कंफ्यूजन शुरू वहां उसके पर्सन शुरू, तो ये भी ध्यान रखना आपको। तो पूछ ले भाई इसका फुल फॉर्म क्या है, अब इसका फुल फॉर्म पूछ ले, पीएसएलवी एक्सएल, तो एक्सएल आप हो गया एक्स्ट्रा लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज नहीं है ये ध्यान रखना। एक्सएल का मतलब है एक्सटेंडेड लिफ्ट ऑफ, तो ई एक्स से तो एक्स बना दिया, ठीक है, और लिफ्ट का एल बढ़ा दिया गया। तो कभी एक्सएल का मतलब ये मत समझ एक्स्ट्रा लार्ज है, बड़ी आकार का नहीं है। क्लियर? ओके, आगे देखते हैं। प्रथम प्रक्षेपण कब किया गया? 20 सितंबर 1993 को, पीएसएलवी D1। इससे एक उपग्रह छोड़ा गया IRS 1E, जो क्या हो गया था, असफल, अनसक्सेसफुल। क्लियर? फिर प्रथम सफल प्रक्षेपण ये 15 अक्टूबर 1994 को किया गया, पीएसएलवी D2। ये D1 था, ये D2 है। इससे IRS इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कौन सा, P2, वो कौन सा था, IRS 1E। क्लियर है? ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। क्लियर? इतना क्लियर है अपना। आगे देखते हैं। अब तक कुल 63 पीएसएलवी की फ्लाइट हो चुकी है। अब तक कितनी हो चुकी है? 63, जिनमें 3 असफल रही है। कितनी रही है? 3। ये भी ध्यान रखना, 3 कौन कौन सी है? पीएसएलवी D1 ये वाला, अरे ठीक है, IRS 1E छोड़ा गया था 1993 में। फिर पीएसएलवी C39, IRNS SS 1H 2017 में। आपने कभी GNSS सुना है? ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ये 2 प्रकार के हैं नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, एक तो ग्लोबल है और एक रीजनल है। ग्लोबल में जैसे जीपीएस आपके मोबाइल में यूज होता है, गूगल मैप, उसमें जीपीएस काम लेता है। ग्लोनास है, बीडू है चाइना का, ये भी ग्लोबल है। अरे समझ गए क्या? कंपास है, गैलीलियो है, ये सारे सारे ग्लोबल है। इंडिया ने एक रीजनल बनाया है, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, IRNSS। इसी को नाविक भी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? नाविक भी कहते हैं। अरे क्लियर है क्या? ये रीजनल है, ये 1500 किलोमीटर तक का क्षेत्र कवर करता है। ठीक है, इसमें 7 सैटेलाइट है। तो उनमें से जैसे IRNSS 1A 1B 1C 1D 1E ऐसे थे। अब उसमें एक की परमाणु घड़ी में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी,
उसको रिप्लेस करने के लिए दूसरा छोड़ा गया था। अरे क्लियर। तो ये 1H है, ये रास्ते में ही क्रैश। क्यों? क्योंकि PSLV क्या हो गया, एसएफएल क्रैश हो गया था। क्लियर है। फिर PSLV की जो 63वीं है, अभी हुआ था 2025 में, C61, ये भी क्या हो गया, असफल। ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 9 को लेके जा रहा था। किसको? EOS 09 को लेके जा रहा था, 2025 की बात है, जनवरी की, और ये क्या हो गया, असफल। क्लियर। अब देखो ये शॉर्ट फॉर्म हो जाएंगी बहुत ज़्यादा, तो जब आप इसको रिवाइज करोगे तभी आपके थोड़ा सा दिमाग में और बैठ जाएगा। अब देखिए ये PSLV की फोटो है, यहां देखिए स्ट्रैप्स ऑन बूस्टर्स, स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स, ये 4-5 बूस्टर दिख रहे होंगे, एक छोटा है एक उस साइड में है, दो तो ये है, दो ये और दो ये, अच्छा 6 बूस्टर हैं। ठीक है। अब ये क्या काम करते हैं, सिर्फ शुरू में थ्रस्ट देने के काम आते हैं, स्टार्टिंग में जमीन छोड़ता है ना तब। फिर फर्स्ट स्टेज ये वाला इंजन चल जाएगा, ये तो बूस्टर है, ये इंजन है यहां तक दिख रहा है, तो ये बीच वाला दिख रहा है, बीच वाला ये यहां से चलना शुरू हो जाएगा, ये पहला इंजन है। ठीक है। फिर सेकंड स्टेज ये यहां से ये हट जाएगा, फिर यहां से चलना, फिर ये थर्ड स्टेज, ये फोर्थ स्टेज, अंतिम। अंत में ये वाला स्टेज है, ये यहां रखा हुआ जो उपग्रह है ना, यहां रखा है, उसको कक्षा में स्थापित कर देगा। क्लियर है। तो 4 स्टेज हो गई, एक सॉलिड, एक लिक्विड, एक सॉलिड और एक लिक्विड। क्लियर है, समझ गए होंगे। यदि मेंस में आ जाए PSLV का कि PSLV और GSLV में अंतर बताइए, तो अंतर लिखने के साथ साथ आपको छोटे छोटे मैप बनाने, क्या बनाने हैं, मैप। अब मैप कैसे बनाओगे, सिर्फ इतना ही बनाना है, छोटे छोटे इनके चित्र बना देना है, ऐसे करके ऐसे करके इधर बूस्टर बना देना कि ये बूस्टर है और ये बूस्टर, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। अब यदि आप लिख देते हो ना थोड़ा सा, सॉलिड लिक्विड सॉलिड और लिक्विड, और यहाँ लिख दो पेलोड, बस बात खत्म। तो थोड़ा इफेक्ट पड़ता है, थोड़ा क्या पड़ता है, मैंने बताया ना, आधा नंबर एक नंबर कैसे बढ़ाएंगे अपन, ऐसे तो बढ़ाएंगे। हिस्ट्री के क्वेश्चन में भी क्या मैप बना सकते हो आप, यदि ऐसा पूछ लिया जाए कि राजस्थान में नवपाषाण कालीन साइट्स बताइए, साइटों के नाम लिखिए, तो राजस्थान का मैप बना के जहां जहां जो साइट है वो दर्शा सकते हो आप, हो सकता है आधा नंबर एक नंबर मिल जाए एक्स्ट्रा। समझ गए क्या। चलो तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब देखते हैं GSLV, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, भूतुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान। अब ये भूतुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान क्या है, क्योंकि जो GTO है ना, GSO, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, इसको हम जियो स्टेशनरी ऑर्बिट भी कहते हैं, और हम इसको GTO भी कहते हैं, जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट। इसमें यदि हम उपग्रह को छोड़ते हैं तो एक हमें क्या चाहिए, भारी, हैवी, ज़्यादा पावरफुल रॉकेट चाहिए। क्लियर है। क्यों? क्योंकि उसमें कौन से सैटेलाइट छोड़े जाते हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट और मौसम उपग्रह। क्लियर। वो क्या होते हैं, भारी होते हैं। देखिए 4th जनरेशन लॉन्च व्हीकल है GSLV MK सेकंड। देखो GSLV MK फर्स्ट था, GSLV MK फर्स्ट, ये इसमें जो इंजन लग रहा था क्रायोजेनिक इंजन, वो हमने रशिया से लिया था, इसलिए उसको एक्सपेरिमेंटल था, वो ज़्यादा हमने उससे कुछ किया नहीं है। GSLV MK2 मार्क 2 ये ऑपरेशनल है, वर्तमान में चालू है, इसको यूज किया जाता है। GSLV में थर्ड स्टेज में क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया जाता है। क्रायोजेनिक इंजन क्या है, ध्यान से समझो। देखो दो शब्द हैं, क्रायो और पायो। क्रायो का मतलब होता है अति निम्न ताप, अति निम्न ताप, और पायरो का मतलब है अति उच्च ताप।
अति उच्च ताप। दोनों समझ गए क्या? अब वह विज्ञान की वह शाखा जिसमें अति निम्न ताप पर पदार्थ के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वो क्रायोजेनिक्स कहलाती है। क्या कहलाती है? क्रायोजेनिक्स। ठीक है, तो आपने सुना होगा क्रायोफाइट्स, सुने क्या? ऐसे वनस्पति या पादप जो अति निम्न ताप वाले क्षेत्रों में, ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ के नीचे काई और शैवाल के रूप में पनपते हैं, वो क्रायोफाइट्स कहलाते हैं। क्रायोस्फीयर सुना है कि जब हम वायुमंडल में जाते हैं तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तापमान कम होता जाएगा, तो जो अति निम्न ताप वाला जो स्फीयर है, मंडल है, वो क्या कहलाता है? क्रायोस्फीयर। अरे समझ गए क्या? तो क्रायो टेम्परेचर वो 150 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे वाला जो टेम्परेचर माइनस वाला है, उससे नीचे वाला, वो क्या कहलाता है? क्रायो टेम्परेचर। क्लियर? तो क्रायो का मतलब समझ गए होंगे। पायरो का मतलब अति उच्च ताप, जहां बहुत ज्यादा तापमान हो। क्या है? बहुत ज्यादा तापमान। जैसे सूर्य का कोरोना है, क्या है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या है? अब अति उच्च ताप हुआ कि नहीं हुआ? सूर्य का सेंटर है वो तो 1.5 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड। अरे समझ रहे हो क्या? तो वो तो बहुत ज्यादा है। मैं सतह की बात कर रहा हूँ, कोरोना की, क्रोमोस्फीयर की। 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या हो जाएगा? कोई भी धातु नहीं रहेगी, कोई भी खनिज नहीं रहेगा, भाप बन जाएगा, वेपर। क्लियर? आगे देखिए, जो पहले रूस से आयात किया जाता था जीएसएलवी में, 2014 में भारत ने स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन का विकास किया, जीएसएलवी D5 में यूज किया सबसे पहले। इसमें जीएसएलवी D5 में। ठीक है, इसमें 3 चरण होते हैं जीएसएलवी में। ऊंचाई 51.73 मीटर होती है जो जीएसएलवी MK2 है, इसकी बात कर रहे हैं अपन। वजन 420 टन है। लिफ्ट ऑफ मास कितना है? 420 टन। प्रथम उड़ान कब हुई थी? 18 अप्रैल 2001 को। प्रथम स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन के साथ उड़ान वो 18 अप्रैल 2001 को रूस का इंजन लग रहा था, और इसमें कौन सा लग रहा है? भारत का। ये है 5 जनवरी 2014। अब आप कहोगे सर क्रायोजेनिक इंजन क्या है? देखो क्रायोजेनिक इंजन है ना, जैसे जीएसएलवी में 3 स्टेज है। क्या है? 3 स्टेज है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो फर्स्ट में तो सॉलिड फ्यूल प्रयोग किया जाता है, सेकंड में लिक्विड, और इसमें ये क्रायो स्टेज कहते हैं, इसको क्रायो अपर स्टेज कहते हैं। क्रायो अपर स्टेज, इसको CUS भी कहते हैं। ये क्रायो अपर स्टेज क्या है? इसमें क्रायोजेनिक इंजन प्रयोग है, और क्रायोजेनिक इंजन में फ्यूल के रूप में क्या किया जाता है? तरल हाइड्रोजन। क्या? तरल हाइड्रोजन, यानी कि लिक्विड H2। अब हाइड्रोजन जलता है, लेकिन अकेला कैसे जले? जलाने वाला कोई ना कोई चाहिए। तो हाइड्रोजन का सिलेंडर यदि हम भेजते हैं इस इंजन के लिए, तो सिलेंडर बड़ा लगेगा। अरे लगेगा नहीं लगेगा? इसलिए इसको कंप्रेस करके लिक्विड फॉर्म में लाया जाता है। गैस को किसमें? लिक्विड फॉर्म में लाया जाता है, लिक्विड अवस्था में लाया जाता है। तो हाइड्रोजन को लिक्विड अवस्था में लाने के लिए उसको ठंडा करना पड़ता है। कितने तापमान पे? लिक्विड H2 -283 डिग्री सेंटीग्रेड। अरे क्लियर है? अगर हाइड्रोजन को इस तापमान पे ठंडा कर दिया जाए तो हाइड्रोजन लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। लिक्विड जानते हो ना, जैसे LPG भी लिक्विड आती है, ऐसे ही लाओगे तो पानी की तरह लगेगी आपको। फिर इसको जलाने के लिए चाहिए अपन को लिक्विड ऑक्सीजन। अब ये इसको ऑक्सीजन को लिक्विड फॉर्म में लाने के लिए -153 डिग्री सेंटीग्रेड पे ठंडा करना पड़ता है, तब जाके वो किस में आ जाएगी? लिक्विड फॉर्म में। अरे क्लियर है क्या बात? ठीक है। अब देखो H2O होता है पानी, इसमें H2 है ना, और एक क्या है? ऑक्सीजन। ठीक है। अब देखो भाई,
हाइड्रोजन जलता है, ऑक्सीजन जलाता है, और दोनों को मिला दे पानी बन जाएगा। पानी क्या करता है? बुझाता है। क्लियर है? तो हाइड्रोजन को जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है। कई बार आपने चूल्हे में आग जलाई है तो फूंक देते हैं, तो फूंक देने का मतलब क्या है? आपकी फूंक से आग नहीं जल रही, अपन ऑक्सीजन को खींच के फिर फूंक देते हैं ताकि वो ऑक्सीजन जाए और आग जले। समझ गए क्या? इतना क्लियर है ये सारा सिस्टम? ठीक है। अब क्रायोजेनिक इंजन में फ्यूल कौन सा यूज हो रहा है? लिक्विड हाइड्रोजन। समझ गए क्या? हाइड्रोजन को लिक्विड फॉर्म में लाने के लिए क्या करते हैं? -283 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसको जलाने के लिए ऑक्सीजन। क्लियर है? चलो, ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। देखो इसमें पेलोड होता है ना, पेलोड, पेलोड यदि हम इसको जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में भेजते हैं तो 2250 किलोग्राम तक का पेलोड हम भेज सकते हैं, और यदि हम इसको लो अर्थ ऑर्बिट में भेजते हैं तो 6000 किलोग्राम तक का पेलोड भेज सकते हैं। किससे? GSLV Mk2 से। क्लियर है बात? ठीक है। अब ये चित्र है, ध्यान से देखिए, ये है स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स, ये बूस्टर्स है, ये बीच में ये दिख रहा है रेड कलर का, ये फर्स्ट स्टेज, फिर यहां से लेकर ये सेकंड स्टेज है, और यहां से लेकर ये थर्ड स्टेज है। तो इसमें तो क्या किया जाता है? सॉलिड प्रपल्सन यूज किया जाता है, यानी ठोस प्रणोदक का प्रयोग किया जाता है। अब ठोस प्रणोदक में कौन सा होगा? HTPB। मैंने कहा ना, जहां जहां ठोस आए, सॉलिड ईंधन आए, तो कौन सा है? HTPB। लेकिन इस ईंधन को जलाने के लिए इसमें जो इंजन का प्रयोग किया गया, इंजन, वो कौन सा है? S139, S139। क्लियर है? ये तो इंजन है और ये ईंधन है, दोनों समझ गए। फिर लिक्विड स्टेज में आ जाते हैं। इंजन कौन सा है? विकास, और PSLV में कौन सा था? विकास था। क्लियर है? ठीक है। विक्रम अंबालाल साराभाई, ये इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी। फिर फ्यूल कौन सा? UH-25 और N204। ठीक है। फिर है थर्ड स्टेज, क्रायोजेनिक अपर स्टेज, क्रायोजेनिक अपर स्टेज। इंजन कौन सा है? क्रायोजेनिक इंजन, CE का मतलब क्या है? क्रायोजेनिक इंजन। इसका नाम क्या है? 20, CE20। ये है GSLV Mk2 में। फ्यूल कौन सा है? लिक्विड हाइड्रोजन, और इसको जलाने के लिए लिक्विड ऑक्सीजन। बात खत्म। समझ गए क्या? यहाँ पेलोड रख के भेज देते हैं, GSAT, INSAT वगैरह जो भी भेजना है वो भेज देते हैं। क्लियर? समझ गए होंगे। अब है GSLV Mk3, वो Mk2 था, अब कौन सा है? Mk3। Mk3 को ही LVM3 भी कहते हैं। क्या कहते हैं? LVM3, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3। ये तो इसकी फुल फॉर्म है। यदि आपसे पूछ लिया जाए GSLV Mk3 की फुल फॉर्म क्या है, पूरा नाम क्या है, तो आप लिख दोगे LVM3, लॉन्च व्हीकल मार्क 3, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसी को कहते हैं LVM3। ऊंचाई 43.5 मीटर है, उससे थोड़ा ऊंचाई में कम है। 640 टन वजन है क्योंकि मोटा ज्यादा है। चरण 3 ही है। पेलोड, लो अर्थ ऑर्बिट में 8000 किलोग्राम तक वजन ले जा सकता है, उपग्रह वगैरह, और जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में 4000 किलोग्राम तक। फिर मिशन अब तक 7 बार इसको भेजा गया है। कितने बार? 7 बार। तो एक तो पहला था LVM3 केयर, CARE, LVM3 केयर। ठीक है, 2014 में। कब? 2014 में। फिर LVM D1 D2 आया, LVM D1 और D2 आया। फिर LVM M1, वो 2017-18 में आई। LVM M1 2019 में। ये मैंने इसलिए बताया है क्योंकि इससे चंद्रयान 2 छोड़ा गया था। चंद्रयान
2 इससे 3, LVM M4 से चंद्रयान 3, M1 से तो चंद्रयान 2, M4 से 3। अरे समझ गए क्या? ठीक है। अब देखो LVMD1 और LVMD2, इससे GSAT 19 छोड़ा गया था, इससे GSAT 29 छोड़ा गया। तो हो गए, M1 हो गया, LVMM2 और LVMM3, इससे वन वेव जैन 1 छोड़ा गया था और इससे भी वन वेव जैन 1 छोड़ा गया था। तो आपके काम के नहीं थे इसलिए मैंने बताया नहीं। अरे क्लियर है? सिर्फ आप 3 ध्यान रखना। पहला कौन सा है? LVM3, केयर भी कहते हैं इसको, इसे केयर नाम का उपग्रह छोड़ा गया था, मिशन था। LVMM1 2019 चंद्रयान 2, LVMM4 2023 चंद्रयान 3। ठीक है। ये देखिए फर्स्ट स्टेज है जिसको कोर स्टेज भी कहते हैं, बीच वाला। बीच वाला जानते हो? कोर का मतलब क्या है? सेंटर का। ठीक है। इसमें L110 लिक्विड स्टेज भी इसको कहते हैं, L110। L का मतलब लिक्विड, 110 इसका नाम है। इसमें 2 विकास इंजन लगे हैं, एक नहीं है, कितने हैं? 2। फ्यूल कौन सा है? UDMH, अनसिमेट्रिकल डाइहाइड्रेट। समझ गए क्या? गला सूख गया भाई। सेकेंड स्टेज सॉलिड स्टेज है, इसमें 2 S200 इंजन है। कितने हैं? 2 S200 इंजन है। और इसमें फ्यूल कौन सा है? STPB। कौन सा है? STPB। देखिए थर्ड स्टेज आ गई, क्रायोजेनिक अपर स्टेज है, उसमें कौन सा था? C20 इंजन, GSLV MK2 में। इसमें कौन सा है? C25। ये दोनों ध्यान रखना, C25। ठीक है। फिर C20 इंजन है, इसका नाम C25 है, ध्यान रखना, नाम C25 है और उसका नाम भी C20 था और इंजन भी कौन सा था? C20। क्लियर? फ्यूल कौन सा है? लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन। ये इसका चित्र है। यहां पे फिर क्या करते हैं? सैटेलाइट रख के छोड़ देते, इसको पेलोड कहते हैं। क्लियर? अब है SSLV। ठीक है। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान। ऊंचाई है 34 मीटर, क्योंकि लघु है, छोटा है। 120 टन वजन है। चरण 3 है, तीनों सॉलिड है। एक स्टेज है लिक्विड मॉड्यूल एज टर्मिनल स्टेज। टर्मिनल स्टेज जानते हो? जब लास्ट में जो सैटेलाइट को छोड़ा जाता है, कक्षा में स्थापित किया जाता है, उसको बोलते हैं टर्मिनल स्टेज। ठीक है। वहां फिर पेलोड 500 किलोग्राम तक ले जा सकता है तलीय कक्षा में, जो 500 किलोमीटर ऊपर तक हो सकती है, लो अर्थ ऑर्बिट। फिर मल्टीपल सैटेलाइट इससे छोड़े जा सकते हैं, जैसे नैनो सैटेलाइट। कौन से? नैनो सैटेलाइट, माइक्रो सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट, ये बस। ठीक है। और मल्टीपल, एक साथ कई छोड़े जा सकते हैं, छोटे छोटे होते हैं। 3 मिशन हो चुके हैं। SSLV D1 स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल D1, इसे अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 02 छोड़ा गया था 2022 में। ये SSLV का प्रथम मिशन है, ये ध्यान रखना आपको। क्लियर? SSLV D2 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 07 2023 में। SSLV D3 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 08 2024 में। अब तक इसके 3 मिशन हुए हैं। ये इसकी फोटो है। ये फर्स्ट स्टेज है, सॉलिड है, STPB। सेकंड भी सॉलिड STPB और थर्ड भी सॉलिड STPB। एक है VTM, वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल। वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल यानी कि लास्ट में
जब उपग्रह को कक्षा में स्थापित करते हैं तब ये स्टेज काम में आती है। ये जैसे धीरे धीरे थ्रस्ट देता है, कभी जल गया, फिर इसको नीचे जो कंट्रोल सेंटर होता है धरती पे, वहां से इसको जलाते हैं, ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद बंद कर देते हैं, फिर जलाते हैं, फिर थोड़ी देर बाद बंद कर देते, जैसे जैसे ना कि थोड़ा और धक्का दो, थोड़ा और दो, थोड़ा पीछे लो, बस इस टाइप का काम है ये, ठीक है। लिक्विड फ्यूल है कौन सा? मोनोमिथाइल हाइड्रोजीन। अरे क्लियर है क्या? अब है HRLV, ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल। ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल मैंने आपको बता दिया कि भाई मानव मूल्यांकित या मानव नियत, मानव निर्धारित, कई नाम है इसके हिंदी में। प्रक्षेपण यान है। अन्य नाम क्या है? LVM-3। क्यों? क्योंकि इसमें LVM-3 वाला ही सारे कंपोनेंट है, सारे इंजन वगैरह वही है। ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल मार्क 3, जो GSLV MK3 था ना, वही है ये, ठीक है। बस इसमें मानव को बैठा देंगे। सभी सिस्टम LVM-3 के हैं। गगनयान मिशन के लिए इसको बनाया जा रहा है। 3 गगनयान मिशन क्या है? 3 व्यक्ति जाएंगे 3 दिन के लिए, कहाँ? 400 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में, लो अर्थ ऑर्बिट में। ये आपकी फोटो है। ये या सॉलिड स्टेज है, ये लिक्विड स्टेज है, ये क्रायोजेनिक स्टेज है। 3 स्टेज हो गई, ठीक है। ये क्या है? ऑर्बिटल मॉड्यूल, ऑर्बिटल मॉड्यूल, ठीक है। अब इस ऑर्बिटल मॉड्यूल में ये वाला है, ये वाला, ये तो है सर्विस मॉड्यूल, सर्विस मॉड्यूल। और ये वाला जो है जिसमें 3 लोग बैठ के जाएंगे, इसको बोलते हैं क्रू मॉड्यूल, CR, क्रू मॉड्यूल, ठीक है। ऑर्बिटल मॉड्यूल के क्या भाग है? क्योंकि पृथ्वी की कक्षा में जाके कहाँ पर देखो 400 किलोमीटर ऊपर जाके ऑर्बिट में चक्कर लगाएंगे, तो इसको क्या कह दिया? ऑर्बिटल मॉड्यूल। अब इसके भी 2 पार्ट हैं। कौन कौन से पार्ट? एक तो सर्विस मॉड्यूल, जो इसमें इंजन वगैरह होंगे, और एक होगा क्रू मॉड्यूल जिसमें 3 अंतरिक्ष यात्री होंगे। दोनों समझ गए क्या? लास्ट में ये वाला है क्रू एस्केप सिस्टम, CES कहते हैं इसको, CES। क्रू एस्केप सिस्टम क्या है? कि यदि लॉन्च होते समय या कक्षा में स्थापित करते समय कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, तो जो अंतरिक्ष यात्री गए हैं उनको एस्केप किया जा सके, उनका बचाव किया जा सके। समझ गए क्या? RLV-TD, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डिमोन्स्ट्रेटर, यानी कि रीयूजेबल का मतलब क्या है? पुनः प्रयोजक। क्या है? पुनः प्रयोजक, दोबारा प्रयोग किया जा सके। प्रक्षेपण यान, प्रौद्योगिकी प्रदर्शक, टेक्नोलॉजी डिमोन्स्ट्रेटर, यानी अभी इस टेक्नोलॉजी का क्या किया जा रहा है? एक्सपेरिमेंट कर करके विकास किया जा रहा है। अन्य नाम इसको पुष्पक भी दिया गया है। पुष्पक क्या है? पुष्पक विमान का नाम सुना होगा, रावण वाला, कि रावण जो सीता को उठा के लेकर गया था, वही क्या है? पुष्पक विमान। प्रोजेक्ट प्रारंभ हुआ था 2012 में। इसरो ने अनाउंस कर दिया कि भाई हम RLV-TD बनाएंगे, ठीक है। इसकी टेस्ट फ्लाइट है, देखो कौन कौन सी है? HEX, हाइपरसोनिक फ्लाइट एक्सपेरिमेंट, हाइपरसोनिक, ये दिख रहा है। अब इसमें ये तो रॉकेट है और ये है स्पेस शटल, ठीक है। अब ये हाइपरसोनिक स्पीड से जाएगा। हाइपरसोनिक क्या? मैक 5 से अधिक गति, क्लियर है। फिर ये हो चुकी है 23 मई 2016 को सतीश धवन स्पेस सेंटर से, श्री हरिकोटा से, ये कंप्लीट हो चुकी है ये वाला एक्सपेरिमेंट। फिर है LEX, लैंडिंग एक्सपेरिमेंट। भैया क्या करेगा? जाएगा, छोड़ेगा और वापस आके उतर जाएगा। तो उठाने का एक्सपेरिमेंट कर लिया और नीचे उतरने का कर लिया। अब मेन मुद्दा तो कौन सा है? वह छोड़ने का और वापस आने का। आएगा तो ही तो नीचे उतरेगा। अरे समझ गए क्या? तो
ये भी 2 अप्रैल 2023 को हो चुका है चित्रदुर्ग एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज से, CATR कहते हैं, ये कर्नाटक में हुई। कहाँ है? कर्नाटक में। समझ गए क्या? ठीक है। अब है REX, रिटर्न फ्लाइट एक्सपेरिमेंट। इसी का दूसरा नाम और रख दिया गया है OREX, ऑर्बिटल रिटर्न फ्लाइट एक्सपेरिमेंट, कि ऑर्बिट से वापस आए। ये अभी एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया है। फिर है स्पेक्स, स्क्रैमजेट प्रपल्शन एक्सपेरिमेंट। इसमें जो इंजन लगाया जाएगा वो इस स्क्रैमजेट इंजन लगाया जाएगा, ठीक है। और ये ध्यान से समझना, ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है। छोड़ दिया, अब ये वापस आएगा ना, वापस, तो इसमें कोई इंजन नहीं है, ये ग्लाइड करके आएगा, ग्लाइड सीधा। इसका वीडियो देख लेना यूट्यूब पे, जब ये वाला एक्सपेरिमेंट किया गया था ना, ये वाला, तो हेलीकॉप्टर ने इसको छोड़ा ऊपर और ये ग्लाइड करके, जैसे हवाई जहाज उतरता है ना, ऐसे उतर गया था। ग्लाइड का मतलब उड़ना, जैसे सुना हो ना ग्लाइडेड बम, तो अपने आप उड़ते हो हवा के सहारे, ठीक है। तो ये 4 एक्सपेरिमेंट है, इनका ध्यान रख लेना कि यदि आपसे पूछ ले ऐसा, क्योंकि RPSC का कोई भरोसा नहीं है। RLTD में कौन कौन से एक्सपेरिमेंट है भाई? HEX है, LEX है, REX है और SPX है, बात खत्म। ज़्यादा समझने की आवश्यकता नहीं। हाँ, मैथ्स में लिखने लायक चीज़ें हैं ये थोड़ी सी, क्लियर। तो ये हो गया आपका आज की क्लास समाप्त। जितने भी थे सारे के सारे मैंने आपको बता दिए हैं, चाहे वो रिटायर्ड हो चुके हैं, चाहे अंडर यूजेज हैं या अंडर डेवलपमेंट। क्लियर? ओके।